हेलो फ्रेंड्स, शशि अग्रवाल चैनल के अंदर मैं डॉक्टर शशि अग्रवाल वेलकम यू ऑल। आज का जो हमारा सब्जेक्ट है डैट इज़ द हिस्ट्री ऑफ इकोनॉमिक थॉट, और जिसके अंदर वी आर गोइंग टू कवर द एडम स्मिथ्स थ्योरी ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। अगर आपको मेरा ये एफर्ट सही लगता है तो डू लाइक माय वीडियो, इसको शेयर कीजिए और मेरे चैनल शशि अग्रवाल को सब्सक्राइब कीजिए। सो दिस इज़ माई ऐप एडुसम ऐप, जिसको आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो। ये जो ऐप है कॉमर्स, इकोनॉमिक्स एंड मैनेजमेंट स्टूडेंट्स को काफ़ी सारा फ्री स्टडी मटेरियल और काफ़ी सारे मॉक टेस्ट प्रोवाइड करती है, और इसी तरह काफ़ी सारे स्ट्रक्चर कोर्सेज भी अवेलेबल हैं। तो हिस्ट्री ऑफ इकोनॉमिक थॉट का भी स्ट्रक्चर कोर्स अवेलेबल है, तो इसका लिंक आई विल बी शेयरिंग द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जो एडम स्मिथ की जो थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ है, जो कि वेल्थ ऑफ नेशन के अंदर दी गई थी, तो यहाँ पे था कि अगर हमने जब मैन्युफैक्चरिंग करते हैं तो वहाँ पे हम अपनी रिटर्न को इंक्रीज़ कर सकते हैं, क्योंकि एडम स्मिथ ने डिवीज़न ऑफ लेबर के ऊपर फोकस किया कि डिवीज़न ऑफ लेबर जब हम करते हैं तो उससे क्या होता है, स्पेशलाइजेशन इंक्रीज़ हो जाती है। और उसी तरह क्या होता है कि जब हम डिवीज़न ऑफ लेबर करते हैं तो उसी के साथ ही रियल कैपिटल की एकॉमुलेशन होना भी ज़रूरी होती है, क्योंकि अगर हमारे पास कैपिटल स्टॉक जो है ज़्यादा होगा तो डिवीज़न ऑफ लेबर की पॉसिबिलिटी भी ज़्यादा है। The increasing return part of Smith's theory leaves upon the possibility that बैंक क्रेडिट issued, जो बैंक क्रेडिट है अगर हम इसको वाइजली यूज़ करते हैं तो ये हमारी मार्केट को एक्सटेंड करने में भी हेल्प करता है और इकोनॉमी की ग्रोथ रेट को भी बूस्ट करता है। एडम स्मिथ थ्योरी ऑफ बैंक क्रेडिट एंड नोट एक्सटेंशन जो है कंजर्वेटिव है, और अगर हम बात करें कि जो एडम स्मिथ की थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ है उसको उतनी अटेंशन नहीं मिली जितनी थ्योरी ऑफ वैल्यू और डिस्ट्रीब्यूशन को मिली। उसने एक इंटरनली कंसिस्टेंट डायनामिक मॉडल प्रोवाइड नहीं किया। अब हम देखते हैं कि थ्योरी ऑफ ग्रोथ को अंडरस्टैंड करते हैं। तो जो एडम स्मिथ हैं उन्होंने इकोनॉमिक अफेयर के अंदर नेचुरल लॉ को प्रपोज किया कि गवर्नमेंट की इंटरवेंशन कम से कम होना चाहिए, कि इकोनॉमी के अंदर जो इंडिविजुअल है वो फ्री होना चाहिए, वो अपनी फ्रीडम से कुछ भी एक्टिविटी जो है डिसाइड करे। इफ़ एवरी इंडिविजुअल मेंबर ऑफ हिज सोसाइटी इज़ लेफ्ट टू परयूज हिज इकोनॉमिक एक्टिविटी ही विल मैक्सिमाइज द आउटपुट। अकॉर्डिंग टू एडम स्मिथ कि अगर इंडिविजुअल मेंबर जो है अपने सेल्फ इंटरेस्ट से मोटिवेट होकर कोई भी इकोनॉमिक एक्टिविटी चूज़ करता है तो वहाँ पे वो एफर्ट्स करेगा कि उसके आउटपुट को मैक्सिमाइज करने की कोशिश करेगा। एडम स्मिथ को लगता था कि गवर्नमेंट की इंटरवेंशन जो है इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के अंदर कम से कम होनी चाहिए, मिनिमम, मतलब देयर शुड बी नो रिस्ट्रिक्शन। तो मतलब उन्होंने एडवोकेट किया लेसेज फेयर पॉलिसी को। अब हम देखते हैं प्रोडक्शन फंक्शन। तो एडम स्मिथ के मुताबिक, क्योंकि अगर हमने इकोनॉमिक ग्रोथ को अंडरस्टैंड करना है तो हमें प्रोडक्शन फंक्शन को अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। सप्लाई ऑफ लैंड, चेंज इन इंस्टीट्यूशन, ग्रोथ ऑफ लेबर फोर्स एंड कैपिटल अकोमोलेशन जो है उनको अच्छे तरीके से हमें अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। तो यहाँ पे उन्होंने कहा कि देयर आर 3 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन: लेबर, कैपिटल एंड लैंड। प्रोडक्शन जो है डैट इज़ ए फंक्शन ऑफ के जो है डैट इज़ द कैपिटल स्टॉक, एल जो है डैट इज़ द लेबर फोर्स, एंड जो है लैंड है। प्रोडक्शन फंक्शन के ऊपर इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल जो है एप्लीकेबल होता है। स्मिथ ने यहाँ पे डिमिनिशिंग मार्जिनल प्रोडक्टिविटी का कंसेप्ट अज्यूम नहीं किया कि जैसे जैसे हम लेबर को इंक्रीज़ करते हैं तो प्रोडक्शन हमारी इंक्रीज़ होती है। प्रपोर्शन प्रोडक्शन लेबर और कैपिटल को इंक्रीज़ करते हैं तो प्रोडक्शन काफ़ी मात्रा में इंक्रीज़ होती है। उनका ये मानना था कि जैसे जैसे समय बीतता जाएगा तो मार्केट का साइज़ जो है एक्सपैंड होता रहता है, और जिसके बेसिस पे क्या होता है कि इंटरनल और एक्सटर्नल इकोनॉमीज़ होती हैं, और जिसके बेसिस पे कैपिटल प्रोडक्शन की रिडक्शन होती है। डिवीज़न ऑफ लेबर जो है, क्योंकि उससे क्या होता है कि स्पेशलाइजेशन होती है, वो टेक्नोलॉजिकल इम्प्रूवमेंट के ऊपर तो बेस्ड है ही कि जितनी टेक्नोलॉजी इम्प्रूवमेंट होती है उतनी डिवीज़न ऑफ लेबर के भी हमें जो है एडेड बेनिफिट मिलता है। बट उसी के साथ ही क्या है कि डिवीज़न ऑफ लेबर जो है मार्केट के एक्सटेंड के द्वारा भी प्रभावित होती है। जितनी ज़्यादा मार्केट का साइज़ होगा उतनी ही डिवीज़न ऑफ लेबर जो है पॉसिबल होती है। अकॉर्डिंग टू हिम, डिवीज़न ऑफ लेबर डिड नॉट डिपेंड ओनली ऑन टेक्नोलॉजिकल फिजिबिलिटी बट ऑल्सो ऑन द एक्सटेंट ऑफ मार्केट एज वेल। जैसे जैसे मार्केट का जो साइज़ है वो डिपेंड करता है कि कैपिटल स्टॉक की अवेलेबिलिटी कितनी है।
तो अकोमोलेशन ऑफ ए कैपिटल जो है, अगर हमने डिवीज़न ऑफ लेबर को इंक्रीज़ करना है तो डैट इज़ दी प्री कंडीशन कि अकोमोलेशन ऑफ स्टॉक जो है इंक्रीज़ होना चाहिए। उसी तरह जो रेगुलेटरी मेयर्स होते हैं ट्रेड के अगेंस्ट होते हैं, वो साइज़ ऑफ मार्केट को रिस्ट्रिक्ट करने की कोशिश करते हैं, डिवीज़न ऑफ लेबर को भी लिमिट करने की कोशिश करते हैं। तो स्मिथ ने कहा कि जो टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट है वो बहुत ही नेसेसरी है अगर हम अपनी प्रोडक्टिविटी को इन्हांस करना चाहते हैं। उसी तरह सप्लाई ऑफ लैंड एंड चेंज इन इंस्टीट्यूशन, उसकी थ्योरी के अंदर दो फैक्टर्स हैं, जैसे सप्लाई ऑफ लैंड, चेंज इन इंस्टीट्यूशन। तो यहाँ पे ये कंपैरेटिवली लेस इम्पॉर्टेंट है कि जो रेंट ऑफ द लैंड है, जो हमने लैंड को यूज़ किया है उसके बदले में जो भुगतान करते हैं, डैट इज़ कॉल्ड एज ए रेंट, डैट इज़ द नेचुरल मोनोपोली प्राइस। बट उन्होंने कभी भी सप्लाई ऑफ लैंड के बारे में कोई चीज़ भी क्लियर कट जो है मैंशन नहीं की। और उन्होंने बताया कि जो इंस्टीट्यूशंस हैं, जो उनके अंदर चेंजेस आती हैं, वो एक्सटर्नल फैक्टर्स के द्वारा प्रभावित होती हैं। और इंस्टीट्यूशनल वेरिएबल जो है बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि एडम स्मिथ जो है फ्री ट्रेड और लेसेज फेयर को एडवोकेट करते थे। उनका ये मानना था कि गवर्नमेंट की इंटरवेंशन नहीं होनी चाहिए, फ्री ट्रेड होना चाहिए विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शन। तो वो बहुत ही हेल्दियर इन्वायरमेंट जो है प्रोवाइड करता है इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए। और उसी तरह उन्होंने कहा कि ही स्ट्रांगली बिलीव्स इन नेचुरल रीज़न, जो कि ह्यूमन अफेयर को गाइड करते हैं। तो स्टेट अगर इंटरफेयर करती है तो वो बहुत ही इकोनॉमिक प्रोग्रेस एंड ग्रोथ के लिए डेंजरस है, क्योंकि यहाँ पे इंडिविजुअल जो है सेल्फ इंटरेस्ट से मोटिवेट होकर काम करते हैं, क्योंकि हर एक इंडिविजुअल जो है सेल्फ इंटरेस्ट से गाइडेड होता है। वो अपना वेलबींग तो प्रमोट करता ही करता है, साथ में सोसाइटी का वेलफेयर भी इंक्रीज़ करता है, क्योंकि जब वो कोई काम खोलता है तो उससे सोसाइटी को भी बेनिफिट होता है। और उसी तरह इनविजिबल हैंड होता है जो कि मार्केट फोर्सेस के द्वारा जो इकॉनमी है उसको रेगुलेट करता है। तो मतलब एडम स्मिथ को ये लगता था कि जितनी भी ट्रेड के ऊपर रिस्ट्रिक्शंस हैं वो सारी की सारी हट जानी चाहिए, और उसी तरह कोई रिस्ट्रिक्शन चॉइस ऑफ ऑक्यूपेशन के ऊपर भी नहीं होनी चाहिए। प्रॉपर्टी को हमने कैसे यूज़ करना है उसके ऊपर भी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होनी चाहिए। ग्रोथ ऑफ लेबर फोर्स, तो यहाँ पे हम देखते हैं कि ग्रोथ ऑफ लेबर, वो कहते थे कि जिस रेशो से पॉपुलेशन ग्रो करती है वो लेबर फोर्स की ग्रोथ को प्रभावित करती है। अगर पॉपुलेशन ग्रोथ का जो रेट है लॉन्ग रन के अंदर डिपेंड करता है कि जो ह्यूमन बीइंग है उनकी मेंटेनेंस, उसको सस्टेन करने के लिए फंड्स कितने अवेलेबल हैं। और साइज़ ऑफ पॉपुलेशन जो है प्रिवेलिंग वेज रेट के ऊपर भी डिपेंड करता है। अगर वेज रेट सब्सिस्टेंस वेजेस से ज़्यादा है तो पॉपुलेशन के अंदर तेज़ी के साथ वृद्धि होगी, बट अगर वेज रेट जो है सब्सिस्टेंस वेज रेट से कम है तो पॉपुलेशन तेज़ी के साथ नहीं, पॉपुलेशन कम बढ़ेगी, पॉपुलेशन बढ़ेगी नहीं। तो अगर वेज रेट इज़ मोर देन सब्सिस्टेंस वेजेस, द पॉपुलेशन विल शो ए टेंडेंसी टू इंक्रीज एंड वाइस वर्सा। तो वहाँ पे अगर वेज रेट कम है तो पॉपुलेशन बढ़ेगी नहीं। और उसी तरह इक्विलिब्रियम इकोनॉमी के अंदर कहाँ पे होता है, जहाँ पे डिमांड फॉर लेबर जो है डैट इज़ इक्वल टू द सप्लाई ऑफ लेबर। और अगर लेबर की डिमांड बढ़ती जाएगी तो जिससे क्या होगा कि लेबर की अगर डिमांड इंक्रीज़ हो रही है तो वेज रेट इंक्रीज़ होता जाएगा, और जिससे क्या होगा कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग काम करने को तत्पर होंगे, तो उनकी पॉपुलेशन मल्टीप्लाई करेगी फास्टर। सप्लाई ऑफ लेबर जो है वो कंटिन्यूशन के अंदर राइज करती रहेगी। बट उसी तरह क्या है कि अगर डिमांड फॉर लेबर कम है तो वेजेस कम जाएंगी, तो वर्किंग पॉपुलेशन जो है मतलब इंक्रीज़ नहीं होगी, और सप्लाई ऑफ लेबर भी जो है इंक्रीज़ नहीं होगी। और उसी तरह उन्होंने जो डिमांड फॉर लेबर का जो कंसेप्ट है उसको वेज फंड डॉक्ट्राइन के, वेज अगर इंक्रीज़ होती है, अगर डिमांड इंक्रीज़ होती है तो वेजेस इंक्रीज़ होती है, तो सप्लाई ऑफ लेबर भी इंक्रीज़ होती है। उसी तरह स्मिथ के मुताबिक कि अगर ग्रोइंग इकोनॉमी पॉपुलेशन, अगर इकोनॉमी की ग्रोथ हो रही है तो पॉपुलेशन इंक्रीज़ होएगी, अगर इकोनॉमी की ग्रोथ कम हो रही है तो पॉपुलेशन भी फॉल करेगी। और उसी तरह स्टेगनेट इकोनॉमी के अंदर क्या है कि नेशनल वेल्थ जो होती है वो कांस्टेंट होती है। तो हाई वेज रेट जो होता है हमेशा ग्रोथ ऑफ इकोनॉमी के साथ है, क्योंकि इकोनॉमी की ग्रोथ होगी तो लेबर की डिमांड होगी, लेबर की डिमांड होगी तो वेज रेट ज़्यादा होगा। कैपिटल अकोमुलेशन जो है इसको एडम स्मिथ ने ग्रोथ प्रोसेस के अंदर बहुत ही स्ट्रैटेजिक रोल असाइन किया है कि ग्रोथ, अगर इकोनॉमी की ग्रोथ है तो उसके अंदर हम देखते हैं कि कैपिटल स्टॉक कितना ज़्यादा मैन्युफैक्चर होता है, वो फंक्शनली रिलेटेड टू इन्वेस्टमेंट। और उसी तरह क्या है कि देखो, अगर हमारा फिक्स्ड कैपिटल स्टॉक जो है स्टैग्नेट हो जाता है
तो एडम स्मिथ के मुताबिक कि जो कैपिटल स्टॉक हमारे देश के अंदर है, क्योंकि अगर उसमें इंक्रीज़ होता है तो हमारे आउटपुट के अंदर कई गुना इंक्रीज़ होता है। और वहाँ पे जो रीज़न होता है कि जैसे जैसे कैपिटल स्टॉक बढ़ता है, आउटपुट तेज़ी के साथ उससे भी कई गुना बढ़ता है, क्योंकि उसके अंदर डिवीज़न ऑफ लेबर भी हम ज़्यादा कर सकते हैं। जैसे कैपिटल स्टॉक ज़्यादा है तो डिवीज़न ऑफ लेबर की भी पॉसिबिलिटी ज़्यादा है। कैपिटल स्टॉक जो है दो तरह का है, गुड्स फॉर द मेंटेनेंस ऑफ द प्रोडक्ट वर्क, और एक जो है जो वर्कर्स को हेल्प करती हैं, जिनके बेसिस पे वो प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ को कैरी कर सकते हैं। एडम स्मिथ ने नॉन कैपिटल, सर्कुलेटिंग एंड फिक्स्ड कैपिटल के अंदर डिफ्रेंशिएट किया। नॉन कैपिटल गुड्स वो होती हैं जिनको ऑनर जो है डायरेक्टली और इमीडिएटली यूज़ करता है। फिक्स्ड कैपिटल जो है मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है, जिसके साथ हम प्रोडक्शन को कैरी करते हैं। और उसी तरह अगर इंस्टीट्यूशनल डेवलपमेंट एडवर्स है तो जिससे क्या होगा कि हमें कैपिटल अकोमोडेशन, अगर डिवीज़न ऑफ लेबर पॉसिबल नहीं है तो कैपिटल अकोमोडेशन के गेन जो है वो नलीफाई हो जाएंगे। और रेट ऑफ इन्वेस्टमेंट जो है दैट इज़ ए वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर इन द इकोनॉमिक ग्रोथ, और वो डिपेंड करता है रेट ऑफ सेविंग के ऊपर। तो यहाँ पे जो एडम स्मिथ है उसने कोई पॉसिबिलिटी ऑफ लीकेज सेविंग और इन्वेस्टमेंट के अंदर नहीं विजुलाइज की। उसने कहा कि जितनी सेविंग होती है उतनी ही इन्वेस्टमेंट होती है, और सेविंग और इन्वेस्टमेंट प्राइवेट प्रॉफिट से डिटर्मिन होते हैं। लेकिन एबिलिटी टू सेव जो है वो डिपेंड करती है, हमारी इनकम अगर लिमिटेड है तो डेफिनेटली वी विल सेव लेस, और इन्वेस्टमेंट भी डिपेंड करती है कि अगर हमारी प्रॉफिटेबिलिटी के चांसेस कम है तो हम कम इन्वेस्टमेंट करेंगे। और उसी तरह ड्यू टू कंपटीशन अमंग कैपिटलिस्ट, ओवर ए टाइम जब कंपनी जो है कैपिटल स्टॉक ज़्यादा मैन्युफैक्चर करती है तो कैपिटल स्टॉक बढ़ता जाता है, क्योंकि इतना ज़्यादा कैपिटल स्टॉक हो जाता है कि प्रॉफिट कम होने शुरू हो जाते हैं। क्योंकि अगर कैपिटल स्टॉक की ग्रोथ हो रही है तो वो लेबर की डिमांड ज़्यादा करेगा, लेबर की डिमांड ज़्यादा करेगा तो वेज रेट हमें ज़्यादा पे करना पड़ेगा, तो एंटरप्रेन्योर के जो उद्यमी के प्रॉफिट्स हैं वो कम हो जाते हैं। और उसी तरह अगर हमारे पास कैपिटल स्टॉक ज़्यादा है तो हमें बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ चाहिए इन्वेस्टमेंट के लिए, जो इकोनॉमी के अंदर पॉसिबल नहीं होती, तो जिसकी वजह से प्रॉफिट्स हमारे डिविंडल होने शुरू हो जाते हैं। और अगर कैपिटल स्टॉक जो है एक स्टडी मैनर के अंदर एक्सपैंड करता है तो एंटरप्रेन्योर जो है उसको इसको यूज़ करना पड़ेगा एट ए मार्जिनल प्रॉफिट, नॉट बहुत ज़्यादा प्रॉफिट पे। और उसी तरह जो मार्जिनल एफिशिएंसी कवर है वो ऊपर से नीचे की तरफ आता है, जो बताता है कि जैसे जैसे कैपिटल स्टॉक बढ़ता जाएगा इसकी प्रॉफिटेबिलिटी कम होती जाएगी। और उसी तरह ही पॉस्टुलेटेड ए नेगेटिवली स्लॉप्ड सप्लाई कर्व ऑफ कैपिटल इम्प्लाइंग इन इनडायरेक्ट रिलेशन बिटवीन द सप्लाई ऑफ कैपिटल एंड द रेट ऑफ इन्वेस्टमेंट। कैपिटल अकोमोडेशन वहीं पे स्टॉप हो जाता है जहाँ पे रेट ऑफ इन्वेस्टमेंट हमारा जो है रेट ऑफ प्रॉफिट के बराबर हो जाता है, और जिससे क्या होता है कि हमें रिस्क मतलब उतना ही जो है मतलब रिस्क प्रीमियम ही वो कवर करता है। अब हम देखते हैं एजेंट्स ऑफ द ग्रोथ, कि कौन से लोग हैं जो ग्रोथ को के प्रोसेस को कैरी ऑन करते हैं। फार्मर्स, प्रोड्यूसर एंड बिजनेसमैन, दे आर द एजेंट्स ऑफ द प्रोग्रेस एंड इकोनॉमिक ग्रोथ। क्योंकि इकोनॉमी के अंदर जैसे एडम स्मिथ है वो फ्री ट्रेड और एंटरप्राइज को जो है इनकरेज करते हैं, तो जिसकी वजह से कंपटीशन होता है। फार्मर, प्रोड्यूसर और बिजनेसमैन जो है मार्केट को एक्सपैंड करते हैं, और जिसके बेसिस पे इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो है पॉसिबल है। और तीनों के जो फंक्शन होते हैं वो इंटर रिलेटेड होते हैं। जैसे एग्रीकल्चर डेवलपमेंट होती है तो कंस्ट्रक्शन वर्क इंक्रीज़ होता है, ट्रेड जो है वो इंक्रीज़ होता है। उसी तरह जब एग्रीकल्चर सरप्लस मतलब एग्रीकल्चर के अंदर सरप्लस उत्पन्न होती है तो जिसके बेसिस पे जो मैन्युफैक्चरिंग होती है उनकी चीज़ों की डिमांड बढ़ती है। तो उसी तरह क्या होता है कि जब डिमांड बढ़ती है तो ज़्यादा इंडस्ट्रीज़ लगती है। और उसी तरह देखो जब इंडस्ट्री जो है मतलब इंडस्ट्री जो ऑटो मतलब एडवांस प्रोडक्शन टेक्निक्स मैन्युफैक्चर करती है तो फार्मर्स उनको यूज़ करते हैं, तो वहाँ पे एग्रीकल्चर प्रोडक्शन की डेवलपमेंट होती है। तो कैपिटल अकोमोडेशन जो है जैसे जैसे डिक्रीज़ होता रहता है, और इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो है क्योंकि फार्मर्स, प्रोड्यूसर और बिजनेसमैन की वजह से जो है मतलब डेवलप होती है, क्योंकि जो कैपिटल स्टॉक होता है वो लोग जो है यूज़ करते हैं।
ग्रोथ प्रोसेस जो होता है क्यूमुलेटिव होता है। अगर एग्रीकल्चर के अंदर प्रोग्रेस है तो मैन्युफैक्चरिंग और कॉमर्स के अंदर भी होगी, तो जिससे कैपिटल अकोमोडेशन बढ़ेगी, टेक्निकल प्रोग्रेस होगी, पॉपुलेशन बढ़ेगी, मार्केट एक्सपैंड होएंगी, और उसी तरह डिवीज़न ऑफ लेबर, और जिसकी वजह से हमारे प्रॉफिट भी कंटिन्यूसली राइज करेंगे। पर ये जो प्रोसेस होता है हमेशा नहीं रहता, क्योंकि नेचुरल सोर्सेज हैं जिनकी स्केर्सिटी होती है, वहाँ पे हमारे फुल स्टॉप लग जाता है, ग्रोथ आगे पॉसिबल नहीं होती। और उसी तरह डेवलपमेंट प्रोसेस जब चलता है तो इनकम भी बढ़ती है, कैपिटल स्टॉक भी बढ़ता है, और उसी तरह की रेट ऑफ कैपिटल अकोमोडेशन है उसके अंदर भी इंक्रीज होता रहता है। और जैसे जैसे हम हर एक पीरियड के अंदर इन्वेस्टमेंट को बढ़ाते जाते हैं तो कैपिटल स्टॉक भी हमारा बढ़ता जाता है। और एक फैक्टर जो इम्पॉर्टेंट है कि जैसे जैसे हम ग्रोथ होती जाती है, डेवलपमेंट होती जाती है, तो यहाँ पे क्या होता है कि जो कैपिटल है उसका प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर के ऊपर काफ़ी इन्फ्लुएंस होता है। तो हमें क्या होता है कि मतलब जो इंक्रीमेंटल कैपिटल आउटपुट रेशियो है उसके अंदर डिक्लाइन होता है, कि जैसे पहले हमें शुरू के अंदर आउटपुट को प्रोड्यूस करने के लिए ज़्यादा कैपिटल चाहिए होती है, और वो जैसे जैसे मतलब डेवलपमेंट होती है तो वो कम होती जाती है। और ये जो फोर्सेस हैं एक दूसरे को इम्पेक्ट करते हैं और डेवलपमेंट की जो स्पीड है उसको भी प्रभावित करते हैं। और उसी तरह एक स्टेज ऐसी आती है कि इकॉनमी का कैपिटल स्टॉक इतनी मात्रा के अंदर प्रोड्यूस हो जाता है कि वो प्रॉफिट को जो है एलिमिनेट कर देता है। तो वहाँ पे हमारी जो इकॉनमी है वो स्टेशनरी स्टेट के अंदर आ जाती है। स्टेशनरी स्टेट जो है डैट इज़ डिफरेंट फ्रॉम अंडर डेवलप इकॉनमी, क्योंकि वहाँ पे तो क्या होता है कि सब कुछ रुक जाता है। बट जब हम डेवलप इकॉनमी की बात करते हैं तो पॉपुलेशन चेंज नहीं होती, टोटल इनकम कांस्टेंट होती है, सब्सिस्टेंस वेजेस हैं, और उसी तरह प्रॉफिट जो है सरप्लस वो ख़त्म हो जाता है, नेट इन्वेस्टमेंट कम कम हो जाता है। और उसी तरह क्या है कि एडम स्मिथ ने कोई भी सोल्यूशन नहीं बताया कि स्टेशनरी स्टेज को हम किस तरह से ख़त्म कर सकते हैं। अगर हम इसकी जो थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ है इसको क्रिटिकल अप्रेजल करें तो मिडिल क्लास को बिल्कुल ही इग्नोर किया है। तो ये जो है ये जो थ्योरी है डैट इज़ बेस्ड ऑन द सोशियो इकोनॉमिक इन्वायरमेंट विच वाज प्रेजेंट इन ग्रेट ब्रिटेन एंड सर्टन पार्ट ऑफ यूरोप। तो इन्होंने कहा कि जो सोसाइटी है उसकी डिवीज़न है, जैसे उसके अंदर कैपिटलिज्म एंड लेबर है, पर जो मिडल मैन है जो भी इकोनॉमिक ग्रोथ को काफ़ी प्रभावित करते हैं उसको टोटली इग्नोर किया है। और उसी तरह सेकेंड जो है कि परफेक्ट कंपटीशन जो है उसको अज्यूम किया है, तो ये इकोनॉमी के अंदर अवेलेबल नहीं होता। और तीसरा जो है कि इसने वन साइडेड सेविंग, कि इसके मुताबिक जो कैपिटलिस्ट होते हैं, जो लैंडलॉर्ड होते हैं वो ही सेव करते हैं, बल्कि जिनको इनकम रिसीव होती है वो भी तो सेव करते हैं, उसको इंक्लूड नहीं लिया। उसी तरह एंटरप्रेन्योर जो है उसको भी निगलेक्ट किया है, क्योंकि यहाँ पे ये एक सीरियस डिफेक्ट है। क्योंकि अगर हमने डेवलपमेंट करनी है तो एंटरप्रेन्योर मेन चीज़ होती है शुम्पेटर के मुताबिक, जो कि चीज़ों को ऑर्गेनाइज करता है। तो एंटरप्रेन्योर के रोल को बिल्कुल भी हाईलाइट नहीं किया। और उसी तरह इसने अनरियलिस्टिक अजम्पशन ऑफ स्टेशनरी स्टेट दी है कि जो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी है उसका जो एंड रिजल्ट है, क्योंकि जब डेवलपमेंट होती है तो एक स्टेज ऐसी आती है जहाँ पे स्टेशनरी स्टेट जो है अचीव होती है। तो यहाँ पे इसका ये मानना है कि इकोनॉमी के अंदर कोई चेंजेस नहीं होती, इक्विलिब्रियम होता है। बट ये भी प्रोग्रेस है, स्टेडी, यूनिफॉर्म एंड रेगुलर। पर ये जो डेवलपमेंट का प्रोसेस है जिसके अंदर क्या है कि जो डेवलपमेंट है वो स्टेडी होती है, सेटिस्फैक्ट्री नहीं होती, क्योंकि जो डेवलपमेंट होती है बेसिकली बहुत मतलब स्टेडी नहीं होती, फिट्स एंड स्टार्ट से शुरू होती है। तो ये जो है इसका क्रिटिसिज्म किया है इकोनॉमिस्ट ने। उसी तरह हम देखते हैं स्मिथ की थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट के मेन पॉइंट्स देखते हैं कि एडम स्मिथ वाज द फर्स्ट टू डिफाइन वेल्थ ऑफ नेशन। यहाँ पे जब हम वेल्थ ऑफ नेशन की बात करते हैं, इट इज़ नॉट द स्टॉक ऑफ गोल्ड और सिल्वर, बट इसके अंदर है कि जो चीज़ें हम प्रोड्यूस करते हैं जो कि रियल कंज्यूमर के लिए, मतलब जो कि कंज्यूमर के लिए बहुत ही यूज़फुल है। और वेल्थ ऑफ नेशन को हम जो है बेसिकली इंक्रीज़ कर सकते हैं, उसके अंदर हमें जो प्रोडक्टिव पावर ऑफ लेबर है वो इंक्रीज़ करनी पड़ेगी। तो टू इम्पॉर्टेंट फैक्टर है जो कि रेट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ को डिटर्मिन करते हैं। डिवीज़न ऑफ लेबर, डिवीज़न ऑफ लेबर के अंदर क्या होता है कि हम काम को जो है अलग अलग पर्सन के बीच में डिवाइड कर देते हैं और वो बंदा उस काम का छोटा सा पार्ट करता है, स्पेशलाइज हो जाता है। और उसी तरह डिवीज़न ऑफ लेबर के अंदर हम स्किल के अंदर
जो है उनकी जजमेंट के अंदर इन्हांसमेंट करते रहें। और उसी तरह व्हाट इज़ द प्रोपोर्शन ऑफ प्रोडक्टिव टू अनप्रोडक्टिव लेबर एंड अकोमोडेशन ऑफ कैपिटल। डिवीज़न ऑफ लेबर जो है डैट इज़ द मेन थिंग ऑफ द जो कि इकोनॉमिक ग्रोथ को डिटर्मिन करती है। डिवीज़न ऑफ लेबर टेरिटोरियल भी हो सकती है कि टेरिटरी वाइज भी हम कर सकते हैं कि तू ये चीज़ बना, मैं ये चीज़ बनाता हूँ। ऑक्यूपेशनल वाइज भी हो सकती है। जो भी, चाहे वो टेरिटोरियल वाइज है, चाहे वो ऑक्यूपेशनल वाइज है, इंटरनल और एक्सटर्नल इकोनॉमीज करते हैं और जिसके अंदर टेक्नोलॉजी भी इम्प्रूव होती है। टेक्नोलॉजी जब इम्प्रूव होती है तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी कम होती है और इसी तरह प्रोडक्शन कैपेसिटी भी इंक्रीज़ होती है। तो थ्योरी ऑफ डिविजन ऑफ लेबर से स्मिथ लोकली मूव टू हिज फेमस लॉ ऑफ मार्केट। तो प्रोडक्टिव कैपेसिटी को हम तभी सस्टेन कर सकते हैं अगर प्रोडक्ट्स की हमारे पास इफेक्टिव डिमांड होती है। इफेक्टिव डिमांड के अंदर डोमेस्टिक डिमांड एंड फॉरेन डिमांड और फ्री ट्रेड है, जिसकी वजह से हॉरिजॉन्टल एक्सटेंशन ऑफ मार्केट होती है और जिसके बेसिस पे टेरिटोरियल डिवीजन ऑफ लेबर होती है। और उसी तरह क्या है कि एडम स्मिथ ने कहा कि देयर इज़ ए स्ट्रॉन्ग केस फॉर लार्ज पॉपुलेशन और पेइंग हाई रियल वेजेस टू द लेबर, क्योंकि जैसे जैसे लेबर की डिमांड बढ़ती है तो पॉपुलेशन भी तेज़ी के साथ बढ़ती है और जो लेबर है उसको हाई वेजेस भी दी जाती है। और हाई रियल वेजेस जो हैं जिसकी वजह से पॉपुलेशन इंक्रीज़ होती है और जिसकी वजह से डोमेस्टिक डिमांड इंक्रीज़ होगी और जहाँ पे ऑक्यूपेशनल डिवीज़न ऑफ लेबर होगी। और उसी तरह हम देखते हैं कि अपार्ट फ्रॉम द डिवीज़न ऑफ लेबर द क्रिटिकल प्रोपोर्शन बिटवीन प्रोडक्टिव एंड अनप्रोडक्टिव, क्योंकि यहाँ पे जो स्मिथ है वो कहता है कि लेबर जो है प्रोडक्टिव है क्योंकि वैल्यू एडिशन करती है। अनप्रोडक्टिव लेबर जो सर्विस में है उसको उसने एक्सक्लूड किया है। प्रोडक्टिव और अनप्रोडक्टिव के बीच में जो रेशियो है वो कैपिटल अकोमोडेशन के द्वारा डिटर्मिन होता है। अगर हमने लैंड का एनुअल प्रोड्यूस और लेबर का एनुअल प्रोड्यूस इंक्रीज़ करना है तो हमें नंबर ऑफ प्रोडक्टिव लेबर या प्रोडक्टिव पावर ऑफ लेबर को इंक्रीज़ करना पड़ेगा। और उसी तरह अगर हमने किसी देश की जो आउटपुट है उसको इंक्रीज़ करना है तो कैपिटल के अंदर भी इंक्रीज़ करना पड़ेगा। तो उसने कैपिटल फॉर्मेशन के अंदर जो प्रॉब्लम्स आती हैं उसको एग्ज़ामिन किया। तो उसने कहा कि जो रियल सेविंग है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अज्यूम किया कि सेविंग सारी की सारी इन्वेस्टमेंट हो जाती है और कैपिटल फॉर्मेशन और इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो है वो इम्पॉसिबल है विदाउट रियल सेविंग। एडम स्मिथ ने करेक्टली स्टेट किया कि कंडीशनिंग फैक्टर जो है ग्रोथ ऑफ इकोनॉमी इज फूड। सरप्लस फूड जो है प्रोड्यूस सपोर्ट द रेस्ट ऑफ द पॉपुलेशन, क्योंकि जैसे अंडर डेवलप इकोनॉमी है तो वहाँ पे लोगों को फूड अवेलेबल नहीं होता। तो जैसे जैसे फूड अवेलेबल होता है तो नेचुरली चीज़ों की डिमांड बढ़ती है। हाउ मच आइडियल लेबर कैन बी एम्प्लॉयड डिपेंड अपॉन द सरप्लस ऑफ फूड, कि फूड जो है डैट इज़ द लिमिटिंग फैक्टर फॉर द डिमांड ऑफ लेबर। डिमांड फॉर फूड राइजेज जब डेवलपमेंट टेक प्लेस। स्मिथ का जो मेन कंसर्न था कि फिजिकल प्रोडक्टिविटी को हमने किस तरह से इन्हांस करना है। स्मिथ लिबर्टी और फ्री के यहाँ पे गवर्नमेंट की इंटरवेंशन नहीं होनी चाहिए। जो गवर्नमेंट का रोल है वो मोनोपोली को ख़त्म करना है जब एग्जिस्ट करती है। तो कंट्री के अंदर जो करेक्ट अप्रोच है कि क्लासेस ऑफ एंटरप्रेन्योर अवेलेबल होनी चाहिए, बट अगर ये अवेलेबल नहीं है तो स्मिथ की जो इकोनॉमिक्स है, जो ये जो थ्योरी है, डैट इज़ नॉट प्रैक्टिकल, डैट इज़ नॉट पॉसिबल।